स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में आज हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे वैद्युत चालन वाले चैप्टर के उस टाइप के न्यूमेरिकल जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्योंकि दोस्तों अब हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको सिर्फ उन्हीं न्यूमेरिकल को पढ़ना है जिस टाइप के न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तभी कम समय में ज़्यादा मार्क्स लाएंगे। स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं। स्मार्ट वर्क करेंगे तभी कम टाइम में ज़्यादा नंबर आएंगे, क्योंकि नंबर ज़्यादा लाने के लिए फिजिक्स में आपको डेरिवेशन के साथ न्यूमेरिकल भी लगाने पड़ेंगे। अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो न्यूमेरिकल तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आप सिर्फ उन्हीं न्यूमेरिकल को पढ़िए जिस टाइप के न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, बस वीडियो को अंत तक देखना। गारंटी के साथ जो भी न्यूमेरिकल बताएंगे समझ में जरूर आएगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक लेवल से बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले 2-3 फार्मूले हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि बिना फार्मूलों के न्यूमेरिकल को समझना असंभव है। मतलब न्यूमेरिकल समझ ही में नहीं आएगा, है ना, कहाँ से जाएगा कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहले 2-3 फार्मूले देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो फार्मूला है इस चैप्टर में जो यूज होगा वो I बराबर होगा I बराबर NEAVD। इस फार्मूले का बहुत ज़्यादा यूज होता है। I बराबर NEAVD सिंबल का भी अर्थ हम लोग बता देते हैं। और दूसरा फार्मूला इसमें यहाँ पे क्या यूज होता है, दूसरा फार्मूला यूज होता है R बराबर रो L अपान A। एक फार्मूला ये यूज होता है। अच्छा, तीसरा ओम का नियम वाला भी कभी कभी यूज होता है, R बराबर V अपान I। दोस्तों ये वाले 3 फार्मूले जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, मतलब मिस नहीं हो सकता है। इन फार्मूले से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो बस आपको यही न्यूमेरिकल वाले फार्मूले, मतलब ये इसी फार्मूले वाले न्यूमेरिकल को पढ़ लेना है, ठीक है। अच्छा, जहां पे जो सिंबल यूज किया जाता है उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे ये I है तो I क्या है, वैद्युत धारा है, ठीक है। N क्या होता है, यहाँ पे N होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति मीटर क्यूब में, ठीक है। E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, जो हम लोग बचपन से जानते हैं 1.6 × 10⁻19 बचपन से जानते हैं। जब आप 2-4 महीने छोटे रहे होंगे तब से जानते हैं ये। A क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है। VD क्या है, अनुगमन वेग है, ओके। कैपिटल R क्या है, ये है वैद्युत प्रतिरोध है। और रो क्या है, ये विशिष्ट प्रतिरोध है तार का, जो मतलब सेम होता है। तार को चाहे मोटा करो चाहे पतला करो, अगर वो तांबे का तार बना है तो उसका सेम होगा, मोटे पतले तार का दोनों का सेम होगा। L क्या है, लंबाई है। A क्या है, क्षेत्रफल है। V क्या है, विभव है। अगर ये जान गए आप तो गारंटी के साथ न्यूमेरिकल तो चुटकियों में लगने ही वाले हैं, आपको बहुत ही इजी लगेंगे। फिर आपको कहेंगे कि अरे वाह ठीक रहा, आज की क्लास लेना सही रहा, मजा आ गया। इस टाइप के अगर न्यूमेरिकल आज के बाद से आएंगे तो गारंटी के साथ आपसे लग जाएंगे। बस वीडियो को अंत तक देखना है, एक काम करना है, करेंगे ना। चलिए अच्छा, अब देखते हैं पहला न्यूमेरिकल इन्हीं फार्मूले पे आधारित। क्या है न्यूमेरिकल, देखा जाए कि एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है। दोस्तों थोड़ा लाइन पढ़ो फिर रुको, फिर पढ़ो फिर रुको, जो वैल्यू दी गई है उसको नोट करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस वाले क्वेश्चन में जो चीज दी गई है पहले तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या क्या दिया गया है एक बार फिर से पढ़ते हैं कि एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दी गई है, n दिया गया है, n कितना, 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब, ये दिया गया है। अच्छा आगे और पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है। तार में इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है। अपवाह वेग दोस्तों, अपवाह वेग को अनुगमन वेग भी कहते हैं, VD इसमें दिया गया है। तो VD दिया गया है 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों यहाँ पे देखो ये तकलीफ देगा हमें सेंटीमीटर, तो इसमें मीटर में बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मेन मात्रक मीटर होता है, इसलिए इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। मतलब VD बराबर क्या हो जाएगा, VD बराबर 1 × 10⁻², ये अब बन जाएगा मीटर प्रति सेकेंड में, ठीक है। हमें मीटर प्रति सेकेंड में बदल लेना होता है। अच्छा आगे पढ़ते रहते हैं। कह रहा है तार में धारा घनत्व की गणना कीजिए। धारा घनत्व दोस्तों हमें इस वाले क्वेश्चन में J का मान बताना है। धारा घनत्व J होता है, J का मान बताना है। अर्थात दोस्तों J का फार्मूला अगर आप नहीं जानते तो J का फार्मूला भी जान लो। J का फार्मूला होता है J बराबर I अपान A, या फिर
VD बराबर J अपान NE, ये फार्मूला होता है। दोनों से J को निकाला जा सकता है। अगर I दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया तो ये वाला फार्मूला लगा लेते हैं, या फिर अगर अनुगमन वेग दिया गया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है, ये दिया गया है, तो फिर ये वाला फार्मूला लगा लेते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे हमें J बताना है तो अब देखो यहाँ पे क्या है, VD है, N है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा J का? देखो VD है, N है, E तो हम लोग जानते ही हैं, तो मतलब इसी फार्मूले से इसको निकाला जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में भी वही वैल्यू दे रखी है, तो यही वाला फार्मूला यूज किया जाएगा। यूज कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा देखो J बराबर क्या हो जाएगा, अगर इससे इस वाले फार्मूले का यूज करें हम लोग, तो J बराबर क्या हो जाएगा, ये NE इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा VD और साथ में क्या हो जाएगा NE। ठीक है। अब वैल्यू पुट करने के बाद सिर्फ कैलकुलेट करना है। चलिए कैलकुलेट कर देते हैं। J बराबर VD का मान क्या दिया गया है दोस्तों, देखो VD दिया गया 1 गुणे 10 की घात माइनस 2, लिख देंगे 1 गुणे 10 की घात माइनस का 2। अच्छा, इसके बाद इंटू N कितना दिया गया, ये रहा 2 गुणे 10 की घात 28, लिख देंगे 2 गुणे 10 की घात 28 इंटू E दोस्तों इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, जो हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19। ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए। अच्छा, कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखते हैं। जरा देखो यहाँ पावर माइनस की 2 है, तो 2 घातें कट जाएंगी, और ये 19 है, तो 19 2 21, 28 में 21 कम कर दो, तो 10 की घात कितनी बचेगी, 7 प्लस, देखो ये माइनस की रही, ये माइनस की रही, जुड़ी, 19 2 21 हुई, 28 में 21 घातें कम पड़ जाएंगे, तो 7 बचेगा। ठीक है, घातें हो गई। अब इस देखो ये 1.6 है, इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम लोग 16 मान सकते हैं दिमाग में। 16 का 2 से कराएंगे तो 16 दूना 32 हो जाएगा। 32 का 1 से करेंगे तो वही रहेगा, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या को आप गुणा कर लो, किसी भी संख्या को, वही रहती है, बदलती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ इसको इससे गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 3.2 गुणे 10 की घात 7। ठीक। अच्छा, अब इसका मात्रक दोस्तों कैसे लिखा जाएगा, मात्रक या तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं, या फिर इस वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं। देखो I है ऊपर, तो I मतलब धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। अच्छा, नीचे क्या है, मीटर A है, मतलब A है तो A क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ये दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो कितनी बेसिक तरीके से लगा दिया, कुछ भी हमने एक्स्ट्रा दिमाग देखो नहीं लगाया भाई, हमने इस क्वेश्चन में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगाया। हाँ, फार्मूले हमें पता था, इसलिए हमने फार्मूला अप्लाई किया और आंसर आ गया, फटाक से आ गया। आप भी कोई भी चैप्टर को न्यूमेरिकल उठा लो, कोई भी अंदाजी टिप्पा मिल जाए बस ढूंढो, मिल जाए बस उठाओ, लेकिन फार्मूले उसके पहले लिख लो। गारंटी के साथ 70% न्यूमेरिकल आपसे लगेगा ही लगेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड ही न्यूमेरिकल आते हैं, मतलब फार्मूले बेस्ड ही न्यूमेरिकल आते हैं, बस लगने ही वाला है। थोड़ा प्रयास तो करो, प्रयास करोगे सब संभव है, प्रयास ही नहीं करोगे तो कुछ भी संभव नहीं है भैया। देखो जिंदगी में कुछ भी संभव नहीं है, कब हम चले जाएं कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए प्रयास करना पड़ेगा, जीवन संघर्ष करना पड़ेगा, तभी आप कुछ पा पाएंगे, अन्यथा फिर सब बेकार है। हमारा लेक्चर बेकार है, हमारी बातें बेकार है, सब कुछ बेकार है दुनिया में, एवरीथिंग इज, संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक आगे चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ, बढ़िया है वो भी। देखते हैं क्वेश्चन क्या है इस बार, कि एक सेम है क्वेश्चन। देखो दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग अंडर एस्टिमेट मत कर देना भाई, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, इसीलिए हम उन्हीं न्यूमेरिकल का सोल्यूशन दे रहे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। फर्जी वाले न्यूमेरिकल हम खुद डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला न्यूमेरिकल क्या है, कि एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 गुणे 10 की घात माइनस 7 मीटर स्क्वायर है। दोस्तों एक लाइन पढ़ा, हमें पता चल गया कि क्षेत्रफल दिया गया है, कितना है, 1 गुणे 10 की घात माइनस का 7। यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है पहले तो हम लिख लेंगे, क्या दिया गया है इस वाले क्वेश्चन में, क्या दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया मतलब A की वैल्यू दी गई है 1 गुणे 10 की घात माइनस का 7 मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू दे दी गई है। अच्छा और देखते हैं, तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुणे 10 की घात 28 प्रति मीटर क्यूब है। दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें फिर दे दी गई है, n बराबर, वो कह रहा है 2 गुणे 10 की घात 28 प्रति मीटर क्यूब है, तो लिख देंगे प्रति मीटर क्यूब है, जो वैल्यू दी गई है उसको वैसे ही हम लोग राइट कर देंगे। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि तार में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब धारा भी प्रवाहित हो रही है, मतलब I बराबर भी दिया गया है 3.2 एम्पियर। ठीक है, ये भी दिया गया है। और पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है,
3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। ज्ञात कीजिए तार में धारा घनत्व नंबर 1 पे, तथा नंबर 2 पे क्या ज्ञात करना है हमें, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। मतलब धारा घनत्व मतलब इस वाले क्वेश्चन में हमें J बराबर कैलकुलेट करना है और VD बराबर कैलकुलेट करना है। हमें दो मान निकालने हैं, एक J का मान निकालना है और एक VD का मान निकालना है। तो चलो ठीक है, पहले पे डिस्कस किया जाए J का मान। अच्छा J, अब आपको सर्च करना है फार्मूला लगेगा कौन सा, ये वाला लगेगा कि ये वाला लगेगा, J के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे I है, A है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। यहाँ I दिया गया है, A दिया गया है, मतलब इस बार ये वाला फार्मूला लगेगा J को निकालने के लिए। और जब J निकल आएगा तो फिर VD को इस वाले फार्मूले से निकाल लेंगे। सिंपल है ना, है सिंपल। समझ में आई बात कि नहीं आई? देखो, जो क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है उसी से तो निकालेंगे। इसमें ये दिया था, आसानी से हम समझ गए। थोड़ा सा प्रैक्टिस है अच्छी खासी, आप लोगों की भी हो जाएगी, करिए प्रैक्टिस करिए। J बराबर क्या हो जाएगा, I/A। चलिए अच्छा, वैल्यू पुट कर दी जाए और इसको सॉल्व कर दिया जाए। I की वैल्यू क्या है, 3.2 एम्पियर है, लिख देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, 3.2 एम्पियर बटे A की वैल्यू, क्षेत्रफल कितना है, ये रहा क्षेत्रफल, 1 × 10⁻⁷ है, 1 × 10⁻⁷ यहाँ रख देंगे। ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁷। दोस्तों 1 से गुणा करो या भाग करो, किसी भी संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तस्त मस नहीं होता है। बस क्या है, पावर नीचे से ऊपर चली जाएगी तो माइनस की है तो ऊपर जाएगी तो काय में हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। पावर का साइन बदल जाता है, बदल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.2 × 10⁻⁷। हो गया, क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। मात्रक इसका क्या होगा, इसी फार्मूले से I का मात्रक एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दूसरा आंसर देख लेते हैं कैसा लगाया जाएगा। अच्छा, अब हमें क्या बताना है, अब हमें VD का मान बताना है। तो VD का ये वाला फार्मूला लग जाएगा, सिंपल। क्या लगेगा, VD बराबर हो जाएगा J/N × E। रखो, कैलकुलेट करो, देखो क्या आंसर आता है। अच्छा, VD बराबर J का मान रखा जाए। J का मान क्या है, J का मान ये आया है 3.2 × 10⁻⁷, ये मान आया है, बटे N। दोस्तों N क्या दिया गया है, 2 × 10⁻28, ये वैल्यू दी गई है। पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻28 इंटू, अच्छा E का मान तो बचपन वाला कॉन्सेप्ट जानते हैं, क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है दोस्तों, अब जरा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं जरा देखो भाई। देखो ऊपर 7 नीचे माइनस की 19 घातें, पहले तो इसमें कम करो, 28 में 19 घातें कम करोगे तो कितना बचेगा, 19 अगर कम होगा तो 18 में 9 जाएगा तो 9 घातें बच जाएंगी, है ना, 9 बचेंगी। 19 कम होगा तो 9 ही तो बचेंगे, 9 घातें नीचे बच जाएंगी। अच्छा, नीचे प्लस की 9 बचेंगी, नीचे प्लस की 9 घातें बचेंगी। ये 7 घातें प्लस की कट जाएंगी तो नीचे प्लस की 2 घातें बचेंगी। ठीक है। अच्छा देखो, जब हम लोग यहाँ 16 दूना 32, ये 32 थे, 32 कट गया तो उसको कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ 10⁻2 बचा, नीचे से ऊपर जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो VD बराबर, दोस्तों यहाँ कुछ भी नहीं बचा, तो जब भाग में कुछ भी नहीं बचता तो हम लोग 1 मान लेते हैं। तो ये बच्चा 1 × 10⁻+ की 2 है, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। VD बराबर हो जाएगा 1 × 10⁻2। और दोस्तों अनुगमन वेग है तो इसका वेग का मात्रक हमेशा क्या होता है, वेग का मात्रक हमेशा मीटर/सेकेंड ही होता है। वो चाहे अनुगमन वेग हो, वो चाहे ऊष्मीय वेग हो, चाहे जो वेग हो, अगर वेग है तो वेग का मात्रक हमेशा सेम होता है। क्वेश्चन समझ में आया, लल्लन टाप था, बढ़िया था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। और इस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। दोस्तों अभी और कई सारे न्यूमेरिकल हैं, उनका भी सोल्यूशन देने वाले हैं। ऊपर नहीं भैया, काम मतलब बुक को रख दो, मतलब फोन को रख दो थोड़ा पीछे और बुक ले लो हाथ में, तब मजा आएगा। और थोड़ा मतलब पढ़ते वक्त थोड़ा बहुत खा पी लिया भी करो, ताकि मुंह चलता रहे तो दिमाग बना रहे, बरकरार रहे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उबने लगते हैं, जब वही चालू कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, 2-1 क्वेश्चन पढ़े, हटाओ, स्किप करके निकल गए। स्किप थोड़ी करना होता है, थोड़ा फ़ोन को छोड़ देना होता है, थोड़ा
जब पढ़ने बैठो तो थोड़ा कुछ ले लो, ताकि हमारा एक माइंड व्यस्त रहे दूसरा काम करने में और एक व्यस्त रहे पढ़ने में। नहीं तो ऐसे एक माइंड हमारे ऊपर हावी होने लगता है कि छोड़ दो भैया, माफ़ कर दो, निकालो उसको, बाहर फेंको, तुमको तुरंत खींच कर बाहर ले जाएगा, पढ़ने ही नहीं देगा। तो उस माइंड को थोड़ा कंट्रोल करना, क्योंकि वो माइंड थोड़ा सा टेक्निकली फॉल्ट होता है उसमें, वो बाहर मतलब अच्छी चीज़ें वो ऑब्जर्व ही नहीं करता। अभी देखो, अभी हंसी मजाक वाली बातें हो तो तुरंत ऑब्जर्व करने लगेगा, तुरंत उसको मजा आने लगेगा कि हाँ मसाला मिल गया, तो ये उसको लगता है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा बोर कम होने दो। अब देखते हैं दोस्तों एक अच्छा सा न्यूमेरिकल, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल, बढ़िया है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि एक चालक में 6.4 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। दोस्तों पहले तो क्या करेंगे, आप वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए जो क्वेश्चन में दिया गया है, उसको जरा नोट कर लीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इसमें क्या कह रहा है कि 6.4 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। धारा प्रवाहित हो रही है मतलब इसमें दिया गया है I बराबर 6.4 एम्पियर, ये वैल्यू दी गई है। ठीक है, आगे जरा पढ़ लेते हैं और क्या दिया गया है। यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहां पे थोड़ा ध्यान देना, 8 × 10⁻24 प्रति मीटर है, प्रति मीटर। दोस्तों ये क्या दिया गया है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति मीटर क्यूब में होती है। गौर करो क्या होती है, प्रति मीटर क्यूब में, लेकिन यहां कह रहा है कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 × 10⁻24 प्रति मीटर है। तो दोस्तों क्योंकि मीटर स्क्वायर की वैल्यू होती है, मतलब ए होता है मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे प्रति मीटर दिया गया मतलब क्षेत्रफल और आयतन का गुणा कराया गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का गुणा कराया गया है। तो यहाँ पे ये एक साथ an की वैल्यू दे दी गई है, ये बात समझे, क्योंकि n होता है प्रति मीटर क्यूब और क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर। तो जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो मीटर क्यूब जो नीचे था 2 घाते कट जाएंगे, तो सिर्फ प्रति मीटर बचेगा। कुछ बुद्धि चली कि नहीं चली? नहीं चली। हम क्या कह रहे हैं, क्षेत्रफल का मतलब होता है, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक होता है, और जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो प्रति मीटर क्यूब में होती है। तो प्रति मीटर क्यूब में होगी तो 2 मीटर कट जाएंगे तो नीचे 1 मीटर बचेगा, वो तो वही दिया गया है। कह रहा है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 8 × 10⁻24 प्रति मीटर है, मतलब वो an की वैल्यू दे दी गई है, कितना, 8 × 10⁻24 प्रति मीटर। दोस्तों बस यही कॉन्सेप्ट था, इसको अगर समझ गए तो फिर न्यूमेरिकल तो इजी ही है, फिर तो मजा ही आ जाएगा। अच्छा और क्या कह रहा है, तो उसका अनुगमन वेग हमें बता दो, हमें Vd का मान बता देना है, एकदम सिंपल। अब आपको ये देखना है कि किस फार्मूले में I N A Vd आता है। तो देखो पहले ही फार्मूला लिखा है I बराबर NEA Vd, यही फार्मूला लगेगा, इसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे, मजा आ जाएगा। कैसे देखते हैं जरा, फार्मूला लगाते हैं I बराबर NEA Vd, तो हमें Vd का मान चाहिए, तो Vd बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट नीचे भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा I/NEA हो जाएगा, फार्मूला बन गया। अब क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है, थोड़ा सॉल्व कर लेना है। चलिए अच्छा पुट कर लेते हैं वैल्यू को हम लोग, क्या हो जाएगा, Vd बराबर I की वैल्यू देखते हैं जरा क्या है, 6.4 है, यहाँ रख देंगे 6.4 अपान n की वैल्यू कितनी दी गई है, मतलब an की वैल्यू एक साथ दी गई है, तो an की वैल्यू एक साथ लिखेंगे 8 × 10⁻24, यहाँ लिख देंगे 8 × 10⁻24 इंटू। दोस्तों ये तो हम लोग जानते ही हैं, वो हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग बचपन से अब सीख गए हैं, अब बार बार अगर आपको बताया जाए तो फिर बेकार है ना। सॉल्व किया जाए, एकदम हलवा सवाल है, एकदम हलवा, मजा आएगा। देखो अब कुछ बच्चे तो कहो माइंड में ही सॉल्व करते हैं, बहुत ही खतरनाक बच्चे होते हैं, कहेंगे सर ये 16 ये 64, 16 चौको 64, समझने के लिए ये 4 और 8, 4 दूनी 8 हो गया, ऊपर कुछ भी नहीं बचा, तो 1 मान लेंगे हम लोग, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, Vd बराबर 1/2, Vd बराबर 1/2। देखो 10⁻−19 है, ऊपर जाएंगी, घाते कहो, घाते भी सॉल्व कर लें। अच्छा 19 घाते 24 में कम करेंगे तो यहाँ घाते कितने बचेंगे, +5, जब नीचे से ऊपर जाएंगी तो -5 हो जाएंगे, मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, × 10⁻⁻5 ये हो जाएगा। अच्छा 1/2 क्या होता है, 1/2 होता है 0.5, तो Vd बराबर आ जाएगा 0.5 × 10⁻⁻5। दोस्तों जब हम लोग पॉइंट हटाते हैं तो अगर पावर माइनस की है तो बढ़ जाती है, ये हमने कैलकुलेशन वाले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए और उसको जरूर चेक कीजिए, क्योंकि बहुत ही शानदार वीडियो है।
उसमें बहुत सारे बच्चे बहुत प्यार दिखा रहे हैं, इतना बढ़िया वो चैनल, मतलब वो इतना बढ़िया वीडियो बना है कैलकुलेशन का, गारंटी के साथ आप कितना भी कमजोर क्यों ना हो, उस वीडियो के माध्यम से आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेशन आना तय, गारंटी के साथ। ठीक, अच्छा हम लोग अब पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक पावर बढ़ जाएगी, मतलब ये हो जाएगा 5 × 10 की पावर, ये हो जाएगी -6। और वेग का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। ये दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एग्जैक्ट, इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई भी आपको डाउट होता है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको न्यूमेरिकल समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। छोटा सा काम है, बस अंगूठे को थोड़ा सा ऊपर उठाना है, टच करना है, फिर नीचे कर लेना है, इतना काम होता है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे लाइक नहीं करते हैं, छोड़ कर चले जाते हैं। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, आप एक छोटा सा काम नहीं कर सकते, सिर्फ लाइक करना है। और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है, कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर कुछ भी सीख गए हों, ज़रा सा भी इस वीडियो से सीखे हों, तो शेयर फिर जरूर करना, चाहे फिर वो स्टेटस पे ईमेल क्यों ना लगाना, लेकिन शेयर जरूर करना अगर कुछ भी सीखने को मिला हो इस वीडियो से। ठीक है दोस्तों, कर देना, प्लीज़ कर देना। अच्छा ये करना पड़ता है दोस्तों, क्या करें, आप लोग सपोर्ट करते नहीं हैं फिर, तो फिर ये इस तरह हमें करना पड़ता है। अच्छा अब आगे देखते हैं, आगे वाले न्यूमेरिकल देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अब हम उस वाले न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है। और इसी जो फार्मूला है, जो न्यूमेरिकल है, इससे कोई फार्मूला बनेगा और उसी फार्मूले के आधार पर कई सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। जरा गौर कीजिएगा, यही खतरनाक क्वेश्चन आने वाला है जो मेन है और अपराधी भी है यही, इसी से बनते हैं कई सारे क्वेश्चन। तो हम देखते हैं सेकेंड वाला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि एक तार का प्रतिरोध R ओम है, एक कोई तार है जिसका प्रतिरोध R ओम है। यदि तार को खींचकर इसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की n गुनी कर दें तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों देखो क्वेश्चन में कुछ भी वैल्यू दी गई है, नहीं दी गई है। पहली बार सुनेंगे तो कंफ्यूज होंगे, हैं ये क्या है, पता नहीं कैसे सवाल है। अगर आपने कभी देखा नहीं होगा ना तो डर जाएंगे, छोड़कर चले जाएंगे। गारंटी के साथ क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी क्वेश्चन के आधार पर कई सारे न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात जरा आपको पहले हम थोड़ा सा बेसिक ओरली जरा समझा देते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा था कि कोई एक तार है जिसका प्रतिरोध ऑलरेडी स्टार्टिंग में उसका प्रतिरोध दे रखा है, कितना है, R ओम है। स्टार्टिंग में उसका प्रतिरोध दे दिया गया है कि R ओम उसका प्रतिरोध है। ठीक है, कह रहा है उस तार को जो तार जितना पहली लंबाई जो पहली लंबाई थी उसको जो खींचा गया है वो प्रारंभिक लंबाई से n गुनी कर दी गई है। तो मान लेते हैं जो लंबाई बढ़ गई है पहले वो L डैश हो गई, क्योंकि बढ़ गई होगी लंबाई तो वो L डैश हो गई है। तो जो प्रारंभिक लंबाई थी उनसे n गुना कर दी गई है, n × L कर दिया गया है। बात समझे हम क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि तार को खींचकर इसकी लंबाई खींचकर जो लंबाई की जाएगी वो प्रारंभिक लंबाई से n गुनी रहेगी, प्रारंभिक जो भी लंबाई रहेगी उससे n गुनी रहेगी। ये आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक, अगर ये समझ गए तो फिर समझो फिर सवाल लग जाएंगे। ठीक, अच्छा एक बात और जरा जानो, जो तार का आयतन है वो बदलता नहीं है। जैसे तार पहले मोटा था, खींचकर उसको पतला किया गया, तो जो प्रारंभ में आयतन रहा होगा वही अंत में भी आयतन होगा। तार कहाँ ये है कि मोटाई बदल जाएगी, लंबाई बदल जाएगी, क्षेत्रफल बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन आयतन तो वही रहेगा ना, उसका आयतन तो नहीं बदलेगा। तो यही कॉन्सेप्ट के आधार पर हम न्यूमेरिकल को लगाना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे धीरे धीरे। तो क्या हम लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हिंदी में थोड़ा लिख लेंगे। तार को खींचने से या तार खींचने से पहले उसका आयतन, पहले आयतन उसका बराबर होगा खींचने के बाद का आयतन के, है ना। तार को खींचने के बाद उसका आयतन, खींचने के बाद उसका क्या हो जाएगा, आयतन। ठीक है, अच्छा खींचने से पहले आयतन क्या होगा, जरा ध्यान देना। हम इसको A और L के रूप में डिफाइन करेंगे, क्योंकि A के अंदर क्या घुसा हुआ है, लंबाई और चौड़ाई। एक लंबाई और आ गई, क्योंकि आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई।
तो इसमें ये दो घुसी हुई हैं, एक ये हो गई, 3 तो हो गई ना, हो गया ना आयतन। अच्छा, खींचने के बाद उसका क्षेत्रफल भी बदलेगा और लंबाई भी बदल जाएगी। कहने का मतलब क्या होगा, कहने का मतलब ये हो जाएगा खींचने के बाद a डैश इंटू एल डैश, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब अच्छा a को हम लोग नीचे उठा लाएंगे, a को नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास a अपान a डैश बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा, इस l को हमें इधर ले जाना पड़ेगा, मतलब इसको इधर ला रहे हैं और इसको इधर ले जा रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। तो इधर क्या हो जाएगा l डैश बटे l, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा थोड़ा बुद्धि लगाते हैं। सवाल में ये चीज़ें कुछ पहले दे दिया था कि जो लंबाई खींचकर की गई है वो प्रारंभिक लंबाई से n गुनी है। मतलब अगर इसको यहाँ उठा के लाया जाए, मतलब कहने का क्या मतलब है कि l डैश बटे l, ये गुणा में है, इधर आएगी तो भाग में हो जाएगी, तो बराबर क्या हो जाएगा, वैल्यू इसकी n हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी n, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये किसके बराबर है, इसके, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी n, मतलब उसी प्रकार फिर किसकी वैल्यू a अपान a डैश की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। अब इन्हीं का यूज़ करके हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देंगे आसानी से। कुछ बच्चे सोच रहे हैं ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो समझने में वाली इसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। उसमें कह रहा था तार का प्रतिरोध r ओम है, जो लंबाई खींच कर की गई है वो प्रारंभिक लंबाई से n गुनी है। तो हमने क्या समझा कि तार का जो आयतन है वो तो सेम रहेगा स्टार्टिंग में भी और अंत में भी। आयतन को प्रारंभिक हमने ये मान लिया, अंतिम वाला ये मान लिया, इसको इधर उठा लाए, इसको इधर उठा लाए, तो ये कर दिया। इसके अकॉर्डिंग इन दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली, इसकी भी वैल्यू निकाल ली, इसकी भी वैल्यू निकाल ली, मतलब दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, n आ गई। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा जरा ध्यान देंगे, तार को खींचने से पहले उसका प्रतिरोध क्या था और तार के खींचने के बाद उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा या जाना होगा कि जैसे तार मोटा है तो उसका प्रतिरोध कम होता है ना, और तार अगर खींचकर पतला कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है ना। तो खींचने पे तार मतलब प्रतिरोध का अवश्य बढ़ेगा। और प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है निकालने का, ये देखो यहाँ पे है, R बराबर क्या होता है, रो एल अपान ए, रो एल अपान ए। तो यहाँ पे थोड़ा हम लिखेंगे तार को खींचने से पहले, तार को खींचने से पहले दोस्तों उसका प्रतिरोध क्या होगा, खींचने से पहले प्रतिरोध बताओ क्या होगा, हो जाएगा R बराबर, फार्मूला क्या होता है, रो एल अपान ए। तो रो तो सेम रहेगा, हमने अभी बताया था रो सेम रहेगा, लेकिन एल बदल जाएगा, एल हो जाएगा एल डैश, क्षेत्रफल भी मतलब स्टार्टिंग में तो एल ही रहेगा, सॉरी स्टार्टिंग में तो एल ही रहेगा, ए है तो ए ही रहेगा, ए है तो ए ही रहेगा। इसको हम लोग इक्वेशन में मान लेंगे फर्स्ट। ठीक है, अच्छा दूसरा कंडीशन में क्या है, तार को खींचने के बाद, तार को खींचने के बाद, तार को खींचने के बाद उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। देखो दोस्तों प्रतिरोध भी बदलेगा तो उसको हम लोग डिफाइन कहाँ से करेंगे, R डैश से डिफाइन करेंगे। ठीक है, R डैश से हम लोग डिफाइन करेंगे। अब लंबाई भी बदल जाएगी, उसका क्षेत्रफल भी बदल जाएगा, तो लंबाई हमारे पास क्या हो जाएगी, और ये विशिष्ट प्रतिरोध तो सेम रहेगा, मतलब क्या रहेगा, रो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L की जगह पे क्या हो जाएगा, L डैश हो जाएगा, और A की जगह पे क्या हो जाएगा, A डैश हो जाएगा। कोई तकलीफ नहीं ना। ठीक है, इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड, इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड वाले इक्वेशन में फर्स्ट वाले इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, मतलब यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 डिवाइड बाई समीकरण नंबर 1। जब डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा, तो क्या हो जाएगा, R डैश बटे R बराबर, जरा गौर कीजिएगा दोस्तों, देखो रो से रो कट जाएगा, सेम रहेगा तो रो से रो कटेगा, ये वाली चीज ऊपर रहेगी, मतलब क्या रहेगा हमारे पास, L डैश बटे A डैश इंटू, क्योंकि ये वाली चीज ऊपर रहेगी और ये वाली चीज नीचे रहेगी, तो ऊपर और ये वाली नीचे ऊपर वो रहेगी, तो ये हो जाएगा A अपान L। अब कुछ बच्चे तो समझ नहीं पाएंगे, सर आप तो कह रहे हैं डिवाइड, यहाँ लगा रहे हैं इंटू। दोस्तों क्या होगा, हम एक स्टेप डायरेक्ट कर दिए हैं। जब ये से डिवाइड होगा तो पहले तो देखो ये से ये वाली पार्ट कट जाएगा। ठीक है, ये वाला तो ऊपर रहेगा उसको लिख देंगे, ये वाला जो नीचे रहेगा, तो जब नीचे रहेगा तो जब इसको ऊपर लाएंगे ना तो नंबर पलट जाएंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। जब गुणा मतलब भाग को जब भी गुणा में बनाया जाता है
तो भाग वाला गुणा में और गुणा वाला भाग में हो जाता है, ऐसा कुछ, मतलब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सेटिंग से हम लोग लिख लेंगे। सेटिंग से लिखेंगे, जरा ध्यान दो कैसे लिखेंगे। आर डैश बटे आर बराबर एल के नीचे एल लिख लेंगे, एल डैश बटे एल, एल डैश बटे एल लिख लेंगे, एल डैश बटे एल इंटू ए बटे ए डैश लिख लेंगे। दोस्तों इन दोनों की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में ही निकाल ली थी। देखो यहाँ एल डैश बटे एल की वैल्यू क्या है एन, ए बटे ए डैश की वैल्यू क्या है एन, मतलब इसकी भी वैल्यू एन और इसकी भी वैल्यू क्या है एन है। मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, आर डैश बटे आर बराबर एन मल्टीप्लाई एन। तो जब एन एन का हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। मतलब आर डैश बटे आर बराबर एन स्क्वायर, ये भाग में है, इधर जाएगा तो काहे में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर आर। ये दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आर डैश बराबर एन स्क्वायर आर। दोस्तों ये वाला जो फार्मूला निकल के आया है लास्ट वाला, आर डैश बराबर एन स्क्वायर आर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, इसके आधार पर बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, इतने ज़्यादा, ये तो पूछा ही जाता है, जो हमने ये करके दिखाया है ये वाला न्यूमेरिकल तो पूछा ही जाता है, साथ में इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल इससे बनते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न बन जाते हैं इसी फार्मूले से सिर्फ। अब फार्मूला कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। वो सवाल ऐसा आता है कि किसी भी तार का प्रतिरोध है 10 ओम है, उसकी लंबाई को खींचकर 2 गुना कर दिया गया, तो बताओ प्रतिरोध कितना होगा। तो दोस्तों क्या होता है, स्टार्टिंग का प्रतिरोध दे देते हैं, आर का मान 10 ओम है, लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी गई, मतलब एन की जगह पे आपको 2 रख देना है, 2 का स्क्वायर इंटू आर। जैसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि तार का प्रतिरोध 10 ओम है, 10 ओम है, तो यहाँ आप लिखेंगे आर, यहाँ आर 10 ओम और 2 गुनी कर दी गई, तो 2 गुनी का मतलब है 2 का स्क्वायर, तो 10 गुणे 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 10 चौके 40 ओम। इस तरह का आंसर आ जाएगा। समझे बात कि नहीं समझे, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन होते हैं, सेकंडों में लग जाते हैं। बस ये वाला फार्मूला अगर आपको याद है तो फिर तो न्यूमेरिकल एकदम आसानी से लगेंगे, एकदम चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे, फिर मजा भी आएगा, कह रहे वाह ठीक रहा, मतलब कुछ समझ में आया है। दोस्तों इसी में 1% वाला भी सवाल होता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो बहुत ही अच्छा है। जहां कहीं भी अगर अभी भी डाउट है तो समझ लो, कहीं भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताओ और सीखो, क्योंकि ये वाला न्यूमेरिकल तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अच्छा न्यूमेरिकल है, पूछा जाता है और इसके आधार पर एक न्यूमेरिकल फिक्स ये मान के चलिए, आप ऐसे तैयारी करिए कि आ ही गया, मान के चलिए ये वाला न्यूमेरिकल आ गया पेपर में और हम कर भी आए, पहले से मान लो कि हाँ हो गया, ठीक है। अच्छा जैसे कोई तुमको मुजवानी सवाल दे दे कि किसी भी तार का प्रतिरोध 45 ओम है, कितना है 45 ओम है, और उसकी लंबाई जो है वो बढ़ाकर मतलब या उसको पिघलाया गया तार को और उसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की 1/3 कर दी गई है, 1/3 कर दी गई है, नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप कर ले जाएंगे क्या। तो कुछ बच्चे तो समझदार जो होंगे वो कहेंगे कि सर अच्छा आप बताइए क्या कह रहे थे कि 45 ओम है, अच्छा ठीक है, लंबाई कितनी कर दी गई है 1/3 कर दी गई है, तो 1/3 यहाँ रखेंगे वो बच्चे, उसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, और 1/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 पन्ना 45, मतलब 5 ओम आ जाएगा। आर डैश बराबर फार्मूला लगाएंगे, फार्मूले के आधार पर सवाल को सॉल्व कर देंगे। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होते हैं, अगर नहीं पढ़ा है तो जान लो, सीख लो। बहुविकल्पी 1 नंबर का क्वेश्चन फिक्स आता ही आता है, आप सेट उठा के देख लीजिए, तब मेरी बात पर आप विश्वास करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर भाई उसके लिए कुछ तो सबूत देना पड़ेगा ना। आप अनसॉल्व उठाइए, उसको चेक कीजिए, ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा, बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज हमने जो भी न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए हैं। अगर किसी भी न्यूमेरिकल में आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसका सलूशन जो है या उसका कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में जरूर क्लियर कर दूंगा आप लोगों को, और नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। उसके बाद फिर नए चैप्टर का न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों की जो कमेंट है, जो राय है, उसी को हम लोग यूज़ करके थोड़ा सा और नया नया कॉन्सेप्ट लाने का प्रयास करते हैं कि और नए तरीके से बताया जाए और इजी तरीके से बताया जाए। जब आप लोग सलाह देंगे तब थोड़ा सा मतलब लगता है कि हाँ बच्चों को ऐसे पढ़ाया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है और इसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर नहीं किया है, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है कर दीजिएगा।
और अगर इस वीडियो से आप कुछ भी ज़रा सा भी अगर आप सीखे हैं तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, चाहे वो व्हाट्सएप स्टेटस में ही क्यों ना लगाइएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, अपने रिलेटिव में शेयर कीजिएगा, जितना हो सके उतना ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। दोस्तों बस आप लोगों को बस यही सपोर्ट और प्यार बनाए रखना है। आप प्यार और सपोर्ट दिखाते रहेंगे तो बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।